वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 28 जुलाई। हम लोग अभी तक पूरे जुलाई मंथ के डेली के करंट अफेयर्स करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीकली करंट अफेयर्स भी 2 हफ्तों के अपलोड कर दिए हैं, तीसरे हफ्ते के भी अपलोड होने ही वाले हैं। तो हमारे ये सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, डेली डेली का टारगेट अपना रखो। और डेली ये आधा घंटा तो निकालना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी मुश्किल होगा पूरे दिन में, जो एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। और जो वर्किंग भी है वो भी अपना आधा घंटा तो देखो निकालना ही पड़ेगा हर एक के लिए। तो ये वाला अपना कंप्लीट करो। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था वीकली आता है, उस वीकली को भी अपना कवर करो, वो भी इसी चैनल पे आता है। और साथ ही साथ जो एक मंथली आता है वो मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे भी अपलोड किया जाता है, तो वो भी करना है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपको अपना सिलेबस की तैयारी करनी है। तो आज इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप आराम से पीडीएफ की जानकारी, कैसे पीडीएफ मिलेगी क्या है, लेकिन ये मैं बता दूं ये हमारी पेड है। तो ये पेड पीडीएफ्स रहेंगी, बाकी तो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन तो डेली मिल ही रही है। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको लेना, कोई बात नहीं है, उनको फ्री में वीडियो तो डेली मिल ही रही है ना। बीच में कभी एक आधा स्किप हो जाता है, एक आधा दिन, पर वैसे डेली हो जाती है। तो आप कर लीजिए इसको। तो आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल प्राधिकरण, गहरे समुद्र में जो खनन है। फिर है काला सागर का अनाज की पहल। बिल जो आ रहा है डेंटल कमीशन के ऊपर एक बिल आ रहा है। फिर है हिमाचल में जो बाढ़ आ रही है। कारगिल विजय दिवस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन। तो देखो भाई, जो सबसे पहला है वो ये है कि अभी यहाँ पर डीप सी जो माइनिंग होती है, बात समझना। डीप सी का मतलब होता है जो हमारा पूरा एक समुद्र है, बहुत ही गहरा है, उसमें कैसे खनन करना है। तो वो तो हमको पूरा एक तैयारी करनी पड़ेगी ना कि कैसे खनन करना, उसके पीछे भी कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो रूल्स जो है ना वो यहाँ पर इसमें तैयारी की गई है। असल में जो ये रूल्स होते हैं ये हमारी एक अथॉरिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पूरा तैयार करते, जो कि 1994 में बनी थी, जो यहाँ पर इन सबको काम को देखती। तो ये 1982 के जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता यूएन क्लॉज के तहत बनाई गई है, जो कि पूरा जो है गतिविधियों को नियंत्रित करती है कि भाई कहाँ पर कितना गहरे समुद्र में कितना खनन होता है। जिसके हेडक्वार्टर्स अभी किंगस्टन जमैका, जमैका कहाँ पे है, कैरिबियन सी के पास, वहां पे लोकेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये बने हुए हैं जो कि पूरा ये देखती है कि कहाँ पर जो है समुद्र में कहाँ पे खनन होगी, कहाँ पे हम लोग सही तरीके से इसका पूरा देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ये पूरा चेक करती है। ठीक है, तो डीप सी माइनिंग के ऊपर सारी चीजों को ये चेक करती है। कंट्रीज का इंडिया पहला कंट्री था जिसने यहाँ पर जो है अग्रणी निवेशक के रूप में किया था, जो काफी ज्यादा आगे बढ़ के अपना यहाँ पर मनी पैसा फंडिंग लगाई है, ताकि यहाँ पे अच्छी चीजों को कंट्रोल जो है पूरी तरीके से किया जा सके। तो ये काम ये अच्छे से इस तरीके से करती है। समझे बात को? तो ये इसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और इंडिया के पास पोटेंशियल है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसने ये पूरा एक डेटा भी जारी किया है इसी के ऊपर। इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है, कैसे कर सकते हैं। डीप सी माइनिंग वही होता है कि आप जो है 2000 मीटर से नीचे अगर जा रहे हो तो आप गहरा समुद्र जा रहे हो। तो गहरे समुद्र में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपको खनिज भी मिलेंगे, आपको धातु भी मिलेंगे, और वो चीजें मिलेंगी जो हम सामान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाना है अपने को कोई मान लो कुछ मान लो मतलब अपने को कुछ रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बनाने हैं, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ बनाना है, अपने को बहुत सारी चीजें बनानी है। तो वो सब चीजें हैं, तो डीप सी माइनिंग में ये सब चीजें होती है। अब इसके लिए पूरा एक रेगुलेशन तो होनी चाहिए ना, एक भाई ऐसे तैयार होना चाहिए कि आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी ये कौन तैयार करता है, यूएन क्लॉस 1994 में बनी थी, आपको बताया। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के ओशन जितने भी है जहां पे भी बने उसका पूरा एक ब्यौरा तैयार करती है, सारी चीजों का एक पूरा
एक स्ट्रक्चर को तैयार करती बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बहुत अवैध तरीकों से, इलीगल तरीके से लोग आगे अपना काम करेंगे। और कोई वो नहीं होगा ना कि भाई कितने एरिया में कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर। तब तो तैयार कर देना यहाँ पर, तो वही है भाई, पढ़ो इसमें वही सारी बातें लिखी है, मैं इसका आपको क्रक्स बता रही हूँ। ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट यही है भाई कि इससे हमको क्या मिलती है। इससे हमको कोबाल्ट निकल मिलता है, जो हम बैटरीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल में अपने को चाहिए ना। अब भारत सोलर एनर्जी को बहुत प्रमोट कर रहा है, तो कहाँ से आएगा उसका रिसोर्सेज, यहीं से निकाले जाते हैं। और हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, प्लैटिनम है, फ्यूल सेल्स है, ये भी अपने को यहीं से मिलता है। तो ये सब चीजें हम कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। हम कहते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, अरे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से की जाती है। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी तो हम यहीं से पूरी करेंगे ना। ठीक है। अब एमआरआई का हम लोग करते हैं, एमआरआई करते हैं, स्कैन करते हैं, बहुत सारी जगह पे अपने को चीजें चाहिए होती हैं। तो वो चीजें भी हम यहीं से ही लेके आते हैं। नई नई मार्केट्स, नए नए ऑपरेशंस आते हैं, ताकि हम ओशंस में कैसे कर सके। तो समझे बात को। तो इसके लिए एक नया जो है यहाँ पर प्रारूप और एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसे कहते हैं डीप सी माइनिंग, डीप सी खनन। इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब आता है ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि एक ब्लैक सी जो है पूरा, उसके आसपास एक अनाज के लिए एक इनिशिएटिव है, पहल चल रही है। रूस ने जो है यहाँ पर यूक्रेन को अनाज निर्यात करने की अनुमति देने वाले सौदे को निलंबित कर दिया, जिससे जो है काफी ज्यादा अस्थिरता जो है वो स्टार्ट हुई। अभी यहाँ पर जो है क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात बोली भी है कि काला सागर जो अनाज है वो अभी तक निलंबित ही रहने वाला है। ठीक है। तो यूक्रेन को आयात जो अपना देते हैं ना इधर, निर्यात, उसके ऊपर ये बात आ रही है। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक सी जो ग्रेन इनिशिएटिव है, ये 2022 में शुरू हो गया था, जिसमें जब यूक्रेन का जो अनाज था वो यूक्रेन से बाहर जाने के ऊपर ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन उसको फिर वापस से ठीक कर दिया गया, क्योंकि जारी कर दिया इसको, क्योंकि वहां पर वैश्विक खाद्य संकट होने लग गया था। तो यूक्रेन जो गेहूं और मक्का जैसी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बाहर बेचता है। तो अगर ये नहीं बेचेंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। जो इनसे खरीदते हैं उनके पास वहां पे गेहूं की, अनाज की कमी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब रशिया ने आक्रमण कर दिया तो यूक्रेन के जो बंदरगाह थे उनको रोक दिया गया। तो वहां पे क्या हुआ, जब सप्लाई कम हो गई तो इनकी कीमतें बढ़ गई फिर इन सब चीजों की। तो फिर क्या हुआ, इस डील का जो पूरी साइन हुई, इससे क्या हुआ कि यूक्रेन के कुछ कुछ जगह से अलाउ कर दिया गया सेफ तरीके से, उसमें ये चेक करके कि उसमें कोई हथियार तो नहीं है। जैसे कि ओडेशा में, ओडिशा, चेक्सोनोमार्क, पिडनेवी, इन जगह से अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ से फिर जो है काफी सारी चीजें भेजी गई। जो कीव है यूक्रेन का, वो काफी हद तक यहाँ पर जो है योगदान देता है। और इस सौदे को निलंबन करा तो फिर काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये था भाई, इस डील को पूरा सस्पेंड कर दिया गया। और ये बोला गया कि भाई गरीब देशों को पर्याप्त अनाज नहीं भेजा जा रहा है, ये भेजने की काफी ज्यादा जरूरत है कि हम गरीब देशों को पूरा अनाज भेजें। यूरोपियन संघ ने भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाए थे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होने लग गई। और इस डील के प्रभाव क्या आता है यहाँ पर, कि भाई जो अनाज और तिलहन की कीमतें हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ने लग गई इन सब की वजह से। और कुछ टाइम बाद जो है इनकी कीमतें और ज्यादा जो है वो बढ़ने का आसार होने लग गए। तो बेसिक बात ये है कि ब्लैक सी की जो पूरी डील है, ये उस नेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको इस पूरे के लिए, अनाज के लिए पूरा पैसा चाहिए होता है, ये सारी चीजें चाहिए उनको, ये काफी जरूरत है कि इनको पूरे टाइम टू टाइम ये सब पैसा जो है वो, या फिर सारी जो चीजें हैं वो मिलती रहे। ठीक है भाई। थर्ड आर्टिकल है हम लोगों का। थर्ड आर्टिकल कहता है भाई कि अभी हाल फिलहाल में एक बिल आया है, और इस बिल का नाम है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, नेशनल डेंटल कमीशन। अभी हाल फिलहाल में एक नेशनल डेंटल कमीशन बनाने की जो है वो बात की गई है। ठीक है भाई। ये एक नया बिल 2023 में अभी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, और इस बिल के अंदर चेंजेस करने की काफी सारी बातें जो है वो रखी गई है। अब क्या चेंजेस, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, उसको भी अब हम लोग समझ लेते हैं। तो भाई बिल ये कह रहा है कि जो डेंटल का प्रोफेशन है, ठीक है, जो दंत चिकित्सक का प्रोफेशनल है, उसमें चेंजेस लेके आए जाएंगे।
ठीक है। ये अब यहाँ पर एक नया स्टैंडर्ड एक तय करेगा एजुकेशन के लिए, जो भी यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो पुराना बिल चलता आ रहा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1947, उसको हटा के नया बिल लेकर के आया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर भारत के अंदर 33.41 लाख जो है नर्सेज आज के टाइम पे रजिस्टर्ड हैं। तो ये पुराने प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन तो सेम ही है, पर उसमें जो बिल है इसमें चेंजेस लेके आ रहा है। पुरानी चीजों को हटा के नई नई चीजों को रिप्लेस करेगा, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को भी तय करेगा, साथ ही साथ इसमें पुराने को रिप्लेस करके नया ला रहा है। तो ये बात है। अब इस बिल में क्या होंगे, ये पास हुआ है, इसमें क्या चेंजेस होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अपने पास लगभग 2.89 लाख ऐसे डेंटिस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको, अरे बिल को भी याद रखिएगा। तो नेशनल डेंटल कमीशन बिल अभी आया है, पास कैसे होगा, क्या चेंजेस होंगे, वो अभी धीरे धीरे इसमें पता चले। फोर्थ आर्टिकल है भाई हिमाचल फ्लड्स। आप लोग सब लोग अभी जानते ही हैं कि अभी कितना जबरदस्त जान माल का नुकसान हुआ है। मरने वालों की संख्या 150 से अधिक है और नुकसान 10,000 करोड़ का हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोगों के घर यहाँ पे तबाह हुए हैं हिमाचल फ्लड्स में। तो ये वही है कि भाई एक होता है टर्म फ्लैश फ्लड, ठीक है, आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ का मतलब होता है कि कम समय में, 6 घंटे से भी कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हो जाए कि उससे बाढ़ की समस्या आ जाए, उसे हम कहते हैं आकस्मिक बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड्स। और इन फ्लैश फ्लड्स में आने की वजह से बारिश भी बहुत होती है, बर्फ के मैदान पर पिघलने के कारण भी आ सकती है, बहुत सारे इसकी और भी चीजें हो सकती है। तो अभी जो ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत बड़ा एक जो है क्लाइमेट चेंज का हमें पता चला है। और नॉर्मल रेनफॉल जो है 720 से 750 तक हो सकती थी, लेकिन अगर ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है आगे आने वाले समय में, तो उसकी वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो हो रहा है मेडिटेरेनियन सी की वजह से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्लाइमेट चेंज में लेके आया। इसके लिए सरकार ने ये बोला है कि हम लोग, जैसे हम उदारीकरण लेकर के आए थे, तो हमने राजकोषीय सुधारों में काफी सारी चीजें सही करी थी, तो अब यहाँ पर भी हम लोग वन, जल, पर्यटन और सीमेंट उत्पादन में काफी सारी चीजें लेके आएंगे, ताकि हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो जो खराब हो जाते हैं बारिशों की वजह से, पानी की वजह से, उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो करेंगे। तो अभी ये नया डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पे लेके आए हैं कि हम लोग माउंटेन की जितनी भी स्टेट्स हैं, पर्वतीय राज हैं, वहां पे हम डेवलपमेंट को लेके आएंगे। पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लेकर के आना, खूब निर्माण किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खूब ज्यादा जो है हमारी जो है वो नदियां बहती हैं। अब नदियां बहती हैं तो वहां पर जल विद्युत परियोजनाएं हम आराम से बना सकते हैं। रोड्स को काफी चौड़ा किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये चीज का देखना पड़ेगा कि वहां पर जो असेट है, वहां पर जितनी भी चीजें बनी हुई है वहां पर, उनका नुकसान ना हो। वो नुकसान होगा तो ऑब्वियस ही बात है, नदी की प्रणाली में नुकसान होगा, नदी का जल विस्तार होगा यहाँ पर, और प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो यही है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खूब यहाँ पे बने हुए हैं जो कि माउंटेन रिवर्स में है, और रन ऑफ द रिवर बांध के रूप में उसको जाना जाता है। अधिक वर्षा हो गई, बादल फटने हो गए, तो उससे क्या होता है कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र खूब नुकसान हो जाता है, बहुत भारी भरकम नुकसान को झेलना पड़ सकता है। तो वही है कि 2030 तक आते आते 1088 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अब कमीशन हो जाएंगे। टूरिज्म भी बढ़ रहा है, विजिटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें इंप्रूवमेंट होगी, क्या होगा, कैसे उसको, जो पर्वत के क्षेत्र हैं उनको इस तरीके से नहीं काटा जाएगा, सीढ़ीदार बनाया जाएगा, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो देखो इसमें भी होगा, लेकिन टूरिज्म इसमें बढ़ाया जा सकता है। अब बहुत सारी जो मनाली और शिमला जैसी जो जगह है, उनको वर्टिकली काटा है ना, दुर्भाग्य से मनाली शिमला दोनों में जो 4-4 लेन परियोजनाएं बनाई गई उनको लंबवत रूप से काटा गया है, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त वहां पे भूस्खलन होता है और लोगों की जाने जाती है, सड़क, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। और सीमेंट प्लांट्स भी वहां पे बने हुए हैं, जैसे कि बिलासपुर, सोलन, चंबल में, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स वहां पे होते हैं जब भारी वर्षा हो जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल गए वहां पर। अब यहाँ पर जो है, जो हमारे किसान है वो पारंपरिक अनाज की खेती करने की बजाय जो नकदी फसल की अर्थव्यवस्था होती है उसको ज्यादा अपनाते हैं। और मलबा डंप करने के लिए भी बहुत सी नालियां और जो है इस तरीके से क्या कर देते हैं, वहां पर उत्खननकर्ताओं ने निर्माण कार्य वहां पे करना शुरू कर दिया। तो जब भी बारिश होती है और जब पानी बहता हुआ आता है, तो वहां पे जो मलबा होता है वो साथ में बहता हुआ आता है, वो और ज्यादा नुकसान क्रिएट कर देता है वहां पर। तो ये है।
तो ये समस्या है और ये बात चल रही है। इसके लिए सरकार जो है क्या कर रही है, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा रही है, अलग अलग उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रही है, लोगों का सपोर्ट ले रही है, लोगों से पूछ रही है, और जो भी वहां पे पुल, नाली, छोटे पुल, स्कूल, अवसंरचना जो भी वहां पे हुई है उन नुकसानों की भरपाई करने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज जो है रियलिटी बनता जा रहा है, ह्यूमंस जो है वो इसके अंदर एक प्रॉब्लम की तरह बनते जा रहे हैं, प्रॉब्लम और क्रिएट होती जा रही है, सही होने की जगह इसका नुकसान और इसके जो चीजें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। और इन सबके बढ़ने की वजह से हम लोग इतना ज्यादा जो है डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जून से हम लोग डिजास्टर्स फेस करते आ रहे हैं, जून जुलाई बढ़ती जा रही है चीजें। ठीक है भाई, अगला है हमारा कारगिल विजय दिवस। आप सभी लोग जानते हैं कारगिल विजय दिवस अभी जो है हमारा 26 जुलाई को, जो कारगिल में हमारे जवान शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में उसको मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कारगिल जो है जम्मू कश्मीर के कारगिल एरिया में जो एलओसी के अराउंड में है वहां पे बनाया गया था, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। और यही सेम ऑपरेशन विजय जो है वो गोवा को आजाद करने के लिए भी किया गया था। गोवा को आजाद करने के लिए 1961 19 दिसंबर को सेम ऑपरेशन विजय को परफॉर्म किया गया था। एयरफोर्स ने यहाँ पर सफेद सागर ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमारे 500 से ज्यादा सैन्य कर्मी को आहुति अपनी देनी पड़ी थी। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कारगिल का एरिया है वहां पे जो हमने ये पूरा एक परफॉर्म किया था उसको हम कहते हैं कारगिल विजय दिवस। समझते हैं सब लोग, इतना लंबा ये वॉर चला था, 60 दिनों का, दोनों तरफ से बहुत जाने गई थी। और 26 जुलाई 1999 को इंडिया ने जो है वो ये चीज ले ली थी, हासिल कर ली थी। आप जानते हैं ना, शेरशाह जो मूवी बनी हुई है वो इसी कारगिल विजय दिवस पे बनी हुई है, वॉर पे बनी हुई है। सबको पता है, सबने सुना है, डॉक्टर विक्रम बत्रा के ऊपर। ठीक है भाई, 24वीं एनिवर्सरी थी और ये वॉर जो है टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया था। टाइगर हिल यहाँ पर हम लोगों ने रिकैप्चर कर ली थी, आर्मी ने हमारी, ऑपरेशन विजय। अगर मैं कारगिल की बात करूं स्पेशली कि कारगिल कहाँ है आज के समय का, तो ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर है, ये है जम्मू का हिस्सा नीचे की तरफ, और ये है कश्मीर का हिस्सा, और ये है लद्दाख का हिस्सा। इधर आता है कारगिल, ये हिस्सा है कारगिल का, ऊपर पड़ता है पीओके, और ये कुछ हिस्सा पड़ता है सीओके। अक्साई चिन, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो इलाके आते हैं, एक आता है गिलगिट और एक आता है बाल्टिस्तान। ठीक है, और सीओ के अक्साई चिन का हिस्सा पड़ता है, ये लद्दाख है, ये आज की सबसे बड़ी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का लार्जेस्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया वाइज। ठीक है, जम्मू जिसमें अंदर खुद अपने पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, कश्मीर जिसके पास खुद अपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, और लद्दाख, और यहाँ पे पड़ता है कारगिल, ये है पूरा कारगिल का हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी सबसे भारत की सबसे नदर्न मोस्ट उत्तरी उत्तरी जो है एक तरीके से पड़ता है सबसे एरिया, इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। ठीक है, तो ये एक छोटा सा याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कारगिल के बारे में। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है हमारा कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन डिजीजेस। भाई आज के टाइम पे बहुत इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इवन आपने सुना है आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस कितना बढ़ता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन, चाहे वो आइस में हो चाहे किसी भी तरीके का हो, इसके लिए यहाँ पर अब जो है अलग अलग जो है इंडियन ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अपना तैयार कर रही है। इंडिया के आउटसाइड भी इसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिया अब जो है इन्फेक्शन के ऊपर काफी स्टडी करना शुरू कर रही है। इसे हम कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज के नाम से कहते हैं, जिसमें हम लोग मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हमें होते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पर अब नई नई चीजों को स्टार्ट करें, लेकिन इसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेट भी होगा। नैतिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना भारत इसके अंदर अनुसंधान काफी कर रहा है। इससे ये होगा कि अगर हम यहाँ पर सैंपल साइजेस कलेक्ट करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजेंगे, तो बहुत ज्यादा अपने को, अपने देश के लोगों को फायदा होगा। जो भी हमें पता है कि भाई कहाँ पे क्या नुकसान लोगों को हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है कि आज के टाइम पे हमारे को, हमारे देश पे इन्फेक्शियस डिजीज का काफी बड़ा खतरा है। 30% हमारे डिजीजेस जो है इन्फेक्शियस ही होते हैं, और उनकी रोकथाम के लिए सरकार जो है कोई नए और कुशल और प्रभावी तरीके से कुछ योजनाएं बना सकती है, और उनके बोझ को कम किया जा सकता है। क्लियर हुआ बात? तो ये है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर पूरी एक, इसको रीड कीजिए।
सो ये रीड ही कर लिया आप लोगों ने। आज के हम जो है एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे आज का, पन्नामा कैनाल। इसमें से पन्नामा कैनाल आप जानते हैं यूएसए ने बनाया था। ये है पन्नामा कैनाल की लोकेशन। ये है अटलांटिक ओशन और ये इस तरफ है पैसिफिक ओशन, ये कैरिबियन, दोनों को कनेक्ट करता है। बहुत ही बिजी रहता है, जैसे सुइस कैनाल भी आपने सुना हुआ है। तो ये अटलांटिक ओशन के बीच में बनाया गया है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। इसको आप रीड कर सकते हैं सारे ऑप्शंस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसके बाद हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कृष्ण राजा सागर डैम। एक मिनट, एक मिनट। कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे बना हुआ है। हेमवती, लक्ष्मणा तीर्था, सही लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। गुरुतत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम है, कावेरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, हेमवती और लक्ष्मणा तीर्थ ट्रिब्यूटरीज के साथ। तो ये भी फैक्ट्स थे, इसको दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।